स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक जो 1 मार्कर क्वेश्चन थे आपके टिक मार्क वाले वो हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट आंसर से हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले जो नए बच्चे आए हैं, अभी आपको वीडियो मिला है, यूट्यूब ने रिकमेंड किया है, आप सर्च कर रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपको ये वीडियो मिला है। तो आपको पार्ट 1 से वीडियो कहाँ मिलेंगे? तो जवाब है कमेंट सेक्शन में। बच्चों जाइए नीचे, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, थोड़ी मेहनत करिए, नीचे कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए, वहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के चैप्टर के भी लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि सबसे पहले हमको चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगानी है। अब कुछ बच्चे डायरेक्ट चैप्टर को पता लगा, इधर उधर से पढ़ा, यूट्यूब से 1 घंटे में ही निपटा दिया चैप्टर, है ना। इस तरीके से तो मान लो कितने, मान लो 15 या 16 चैप्टर हैं साइंस में, तो 16 आवर्स में आपने पूरी साइंस क्लास 9 की निपटा दी। तो ऐसा नहीं होता है, आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पहले अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ना है। मैंने चैप्टर जहां पढ़ाया उसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके क्लिक करिए। आपको 7 to 8 डेज का टाइम लगेगा। नोट्स बनाइए, ईयरफोन लगा के किनारे अच्छे से बैठिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो पहले चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, नहीं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपसे सॉल्व नहीं होगा और आपको फील नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर जो नए बच्चे हैं वो भी स्टार्ट कर लें और पुराने बच्चे भी, ठीक है, बट पहले चैप्टर पढ़ लें। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को बताने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज कराना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेंसिटी क्या होती है फिजिक्स में। डेंसिटी क्या होती है, फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी बोलता हूँ। तो बच्चों डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखिए मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना मैटर है। जैसे आप सब्जी लेने आते हो, बोलते हो भाई 1 kg आलू दे दो हमको, तो ये जो 1 किलोग्राम वगैरह आप बोलते हो, सब क्या है? मास की क्वांटिटी को आप बताते हो, उसका यूनिट क्या लेते हो आप? किलोग्राम या ग्राम में भी आप कभी कभी सामान लेकर आते हो, भैया हमको 200 ग्राम हींग दे दो या 200 ग्राम हमको बर्फी दे दो ठीक है, तो ये सारी चीज़ यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? मतलब स्पेस में कितनी उसने जगह ऑक्यूपाई करी हुई है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 3 क्यूब बनाए हुए हैं, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, ये 3 क्यूब जो हमने बनाए हैं, इसकी विशेषता ये है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो तीनों क्यूब बच्चों मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, इन तीनों क्यूब का आपको देख के लग रहा होगा शेप सेम है, साइज सेम है और वॉल्यूम भी ऑब्वियसली वॉल्यूम सेम है सबका, है ना। लगभग आपको लग रहा होगा, मैं अगर ठीक बना पाया हूँ तो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि माइक अभी तक नहीं आया, जब माइक आएगा तो माइक से भी रिकॉर्डिंग होगी क्लासेस। तो अभी आप ऐसे ही एडजस्ट करिए, थोड़ा सा शायद इधर उधर इको आ रहा हो क्योंकि माइक मेरा खराब हो गया। इसके पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा अच्छी आवाज़ें आती थी इमोशन वाले चैप्टर में, कुछ दिनों में और आने लगेंगे, ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा 3-4 अगस्त तक। ओके, तो चलो, तो ये 3 ब्लॉक हमने आपको बना के दिखाए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, तीनों का वॉल्यूम सेम है। बच्चों हमने बोला आपको कि भाई ये वाला फर्स्ट ब्लॉक उठाओ अपने हाथ में, ठीक, सेकंड उठाओ, थर्ड उठाओ, या आप हाथ में नहीं उठाओ, हाथ में उठाने में फील नहीं आएगा। वेइंग मशीन नहीं आती जो, उसमें आके आप इसका वेट कर लो, ठीक है। जिसका वेट ज़्यादा आएगा, वेट ज़्यादा आने का मतलब यहाँ वेट से हमारा तात्पर्य है कि हम मास की बात कर रहे हैं, बात समझिए। जिसमें मैटर ज़्यादा है, ऑब्वियसली जिसमें मैटर ज़्यादा होगा उसका वेट ज़्यादा होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? F=m/g। तो जिसका मास ज़्यादा होगा m अरे भाई वेट क्या होता है? वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ाया है, यहीं पे पढ़ाया है, कहीं भी पढ़ाया हो, ठीक है। m/g, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो g तो फिक्स होता है, सबको पता है g तो एक जगह फिक्स होता है। तो ये ब्लॉक अगर किसी लैब में रखे हुए हैं तीनों, तो g तो हो गया फिक्स। तो वेट किसका ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप हाथ में लेके फील करो, जिसका वेट आपको ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है, उसमें पक्का मास ज्यादा है। तो बात समझिए जरा, या वेइंग मशीन पे रख लो, ओ क्या दिक्कत है, ठीक। सुनो, तो जिसमें भी आपको मास ज्यादा मिल जाए ना, आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे उसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? उसकी डेंसिटी ज्यादा है। पता है डेंसिटी का मतलब क्या? कि वॉल्यूम तो तीनों के हमने क्या कर दिए? सेम। अब सेम वॉल्यूम में हम मास को जाके चेक कर रहे हैं, तो सेम क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम में जिसमें मास, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ले लिया अलग अलग मटेरियल का, और जिसका सेम वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा आएगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा एक बात बताओ, इसी का अदर वे राउंड अगर हम बोलें, जब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि डेंसिटी किसी मटेरियल की ज्यादा है, 3 मटेरियल रखे हैं, इसमें से सपोज चलो फर्स्ट की, इसकी डेंसिटी सबसे हाई है, मैंने आपको बोल दिया, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है, इसकी डेंसिटी सबसे हाई, फिर उससे लो इसकी, फिर उससे, तो जिसकी डेंसिटी सबसे हाई है, हमने आपसे पूछा आप इस बात से क्या समझते हो? तो आप बोलोगे भाई देखो
तीनों के वॉल्यूम क्या थे, सेम, लेकिन सेम वॉल्यूम में मास सबसे ज्यादा किसका है, इसका। जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, भैया चेक करो, वॉल्यूम तो सबके सेम हो गए, डिनोमिनेटर तो सबका सेम हो गया, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपको मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊं छोटा सा, मान लीजिए डिनोमिनेटर में मैंने 2 रखा और 2, डिनोमिनेटर में मैंने 2 रखा, ठीक। अब न्यूमरेटर में जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा उसी का आंसर तो सबसे बड़ा आएगा। चेक करो, यहाँ पे मैंने रखा 16, यहाँ मैंने रखा 8, यहाँ मैंने रखा 4, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बोलो। ये 8 भाई काट दो ना इसको, 2 8 16, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसका आंसर बड़ा आता है। और आप चेक करो कि डेंसिटी क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसी की तो डेंसिटी ज्यादा होगी, या जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसी का तो मास ज्यादा होगा। और सुनो, जिसका मास ज्यादा होता है ना उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसका इनर्शिया सबसे ज्यादा, क्योंकि जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, अगर हमको 3 ब्लॉक दे दिए हैं और तीनों का शेप, साइज और वॉल्यूम अगर सेम दिया हुआ है तो यानी कि सेम वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, क्योंकि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन पढ़ने से पहले बच्चों आपको थोड़ा सा फील और होना चाहिए। फील मैंने बोला है, फील क्या, देखिए फील आपको ये होना चाहिए कि आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी स्टील तो देखा होगा, नहीं देखा है? अरे रेलिंग वगैरह सब, जो रेलिंग उसकी नहीं होती है, ग्रिल्स वगैरह जो लगी होती हैं सीढ़ियों पे, स्टील लगा होता है, कहीं देखा होगा आपने, ठीक है, जिस पे जंग नहीं लगता। एक्चुअल में क्या होता है, स्टील एक टाइप का एलॉय होता है जो कि किससे मिलके बना हुआ है। देखिए एलॉय क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, मेटल का मेटल के साथ हो सकता है या मेटल का नॉन मेटल के साथ हो सकता है, ठीक है। तो आयरन के साथ हम इसमें कार्बन मिक्स करते हैं, कितना होता है 0.1% टू 1.5% कार्बन मिक्स करते हैं, किसके साथ, आयरन के साथ। किसको, कार्बन को। कार्बन की परसेंटेज क्या होती है 0.1% से 0.5% वेरी कर सकती है। तो आपको पता है आयरन क्या होता है, लोहा, आयरन क्या होता है, लोहा, ठीक है। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। तो लोहे में तो जंग लग सकती है, तो लोहे में जंग ना लगे इसलिए उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला के हम स्टील बना देते हैं, एलॉय बना देते हैं। आप क्लास में पढ़ोगे, छोड़ो। लेकिन बात ये है बच्चों क्या कि स्टील आपने कभी ना कभी तो फील किया होगा, अपनी जिंदगी में टच किया होगा, उठाया होगा, ठीक। और आपने एल्युमिनियम के पार्टीशन देखे होंगे, ऑफिसेस वगैरह में एल्युमिनियम की स्ट्रिप नहीं लगी होती, जैसे ग्लास लगा है तो ग्लास के किनारे एक सिल्वरी यहाँ पत्ती लगी होती है, और ग्लास को पकड़ने के लिए इसका फ्रेम बनाते हैं, तो वो एल्युमिनियम होता है। और जब कभी आपके घर में एल्युमिनियम का अगर काम चल रहा हो, मान लो कभी, तो आपने उठा के भी एल्युमिनियम देखा, बड़ा हल्का होता है। हल्का होने का मतलब उसकी डेंसिटी काफी कम होती है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम उसका मास बहुत कम होता है। और सुनो, लकड़ी भी आपने, कारपेंटर आया होगा कभी घर में, लकड़ी को भी फील किया होगा उठा के, ठीक है। लकड़ी का आप क्या कहते हैं, हाँ, एक ब्लॉक उठा के देखिए छोटा सा, और छोटा सा उतना ही बड़ा स्टील, और छोटा सा उतना ही बड़ा आप एल्युमिनियम का ब्लॉक उठा के देखिए, तो आपको कौन सा भारी लगता है, स्टील, ठीक है। इतना तो आपने फील किया होगा। तो ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है यार, क्या कि स्टील, एल्युमिनियम और वुड में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, स्टील की होगी। तो ये बात सबको फील हो गई कि नहीं हो गई, तो ये फील करने वाला क्वेश्चन था, ठीक। तो इन्होंने जो मेरे को क्वेश्चन पूछा है वो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, इतना फील कराने के बाद, कि देयर आर 3 सॉलिड्स मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, स्टील एंड वुड ऑफ द सेम शेप, सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, है ना। Which of them would have highest inertia? इसमें सबसे हाईएस्ट इनर्शिया किसका होगा, मतलब फील करो क्या कि ये पहला ब्लॉक सपोज किसका है, ये पहला ब्लॉक है सपोज आपका किसका, एल्युमिनियम का। क्या क्या बोला इन्होंने, वैसे करो, क्या क्या बोला, एल्युमिनियम, और दूसरा क्या है, स्टील है, मतलब आयरन प्लस कार्बन परसेंटेज कुछ ना कुछ, अरे स्टील, ठीक है। और तीसरा क्या आपका, वुड है, ठीक है। तो ये तीनों, अब मुझे बताओ किसका इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। हो गया, बस खत्म कहानी। क्यों 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 क्यों, अरे स्टील की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो सेम वॉल्यूम, उसका मास भी तो सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट, बात समझ रहे हो ना। तो ये चीज है, तो यही इन्होंने पूछा है, व्हिच ऑफ देम वुड हैव द हाईएस्ट इनर्शिया। तो जवाब है क्या कि स्टील का हाईएस्ट इनर्शिया होगा यहाँ पे, क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है। अब इस चीज को हम लोग एग्जाम में कैसे लिखें, वो लैंग्वेज लिखने से, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ये तो मैंने पीछे से कॉपी कर लिया, एग्जाम्पल में जो आंसर दिया मैंने वही कॉपी कर लिया, बिकॉज बहुत स्टैंडर्ड आंसर है, बट आप अपने मन से भी लिख सकते हो। अब एक चीज और फील कर लीजिए, क्या, देखिए हमने यहाँ पर बच्चों आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है ब्लू मार्कर से, एल्युमिनियम की डेंसिटी हमने
लिखी हुई है आपके सामने, कितनी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सुनो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में नहीं लिया मैंने, ना 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 ना, मैंने सीजीएस सिस्टम में लिया है। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाले सिस्टम में मैंने लिया। तो ध्यान से चेक करिए, मास की यूनिट क्या ली हुई मैंने, ग्राम, वॉल्यूम की यूनिट क्या ली मैंने, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, तीनों का यूनिट मैंने सेम रखा है। चेक करो, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ताकि हम कंपेयर तो कर सके ना। यूनिट्स अगर सेम रहेगी तभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करोगे। तो चेक करो, एल्यूमिनियम का कितना है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वुड, लकड़ी, लकड़ी अलग अलग क्वालिटी की आती है बच्चों, कोई आम का पेड़ है, कोई नीम का पेड़ है, कोई चीड़ का पेड़ है, तो लकड़ी की डेंसिटी अलग अलग जो लकड़ी होती है उसकी डेंसिटी वेरी करेगी। तो उसकी रेंज क्या है 0.4 से लेके 0.43 से लेके 0.69, ओके। और स्टील की जो डेंसिटी होती है वो लगभग वो होती है 7.50 से वेरी करती है 8.05 तक, ठीक है। हमने आपको 8.05 लिखवा दिया है, कोई बात नहीं। तो ये देख के मुझे बताइए सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, बताइए। हाँ, आप फील कर सकते हो। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का अगर हम स्टील ले लें तो उसमें हमको स्टील का मास कितना मिलेगा, लगभग 8 ग्राम, ठीक है। वुड का कितना मिलेगा, लगभग 4.3 से लेकर 0.69 तक, ठीक। और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में एल्युमिनियम का मास कितना मिलेगा 2.7। तो किसका मास सबसे ज्यादा हुआ बताइए, स्टील का। बात समझ नहीं, इसलिए इसका मास सबसे ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी सबसे ज्यादा होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर मैं ये कैसे याद करूं? ये आपको नहीं याद करना है, हमने आपको फील कराने के लिए यहाँ पे लिखवाया था ताकि आप एग्जाम में गलत ना करें। अब एग्जाम में आप आंसर दे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे स्टील, फिर कारण बताएंगे, एज द मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया बताएंगे। आप पढ़ाया था ना मैंने आपको क्या, कि इनर्शिया उसी का सबसे ज्यादा होगा जिसका मास सबसे ज्यादा होता है। यही बात हमने बता दी क्या, कि इनर्शिया को कैसे मेजर किया जाता है, मास के हेल्प से। तो वही हमने लिखा कि द मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया तो पता है ना क्या होता है। हाँ, कह रहा है कि द बॉल ऑफ सेम शेप एंड साइज हैविंग मोर मास देन अदर टू बॉल्स विल हैव हाईएस्ट इनर्शिया। मतलब जिस बॉल का मास क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक, रादर देन व्हाट, रादर देन द सेम शेप और वॉल्यूम वाली अदर टू बॉल्स, कि जिनका शेप और साइज और वॉल्यूम सब वैसा ही है, बट उन तीनों में से मास जो सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। तो यही बात यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखी हुई है लैंग्वेज, आपको नहीं लिखना, आप अपने मन से लिख दो। फिफ्थ, स्टील हैज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। ये देखिए, ये बात आपको फील होनी चाहिए, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको बता दी। स्टील का ग्रेटेस्ट डेंसिटी होता है एंड ग्रेटेस्ट मास। ऑब्वियसली जब ग्रेटेस्ट डेंसिटी है तो उतने ही वॉल्यूम में उसका मास भी तीनों में सबसे ज्यादा होगा, देयरफॉर इट हैज हाईएस्ट इनर्शिया। तो स्टील का इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, ओके। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप का। कह रहे हैं कि टू बॉल्स ऑफ द सेम साइज बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, रबर एंड आयरन। मतलब एक बॉल किसकी, रबर की, और एक किसकी है, आयरन की। तो देखिए जरा, ये पहले पढ़ लेते हैं। आयरन आर केप्ट ऑन द स्मूथ फ्लोर ऑफ द मूविंग ट्रेन। अब देखो बच्चों, स्मूथ फ्लोर उसने बोल दिया, ठीक है। ट्रेन चल रही है और ट्रेन के फ्लोर पे दो बॉल रखी हुई। तो ये देखिए ट्रेन का फ्लोर है। अब हम आपको यहाँ पे तो कैसे दिखाएं, क्योंकि दोनों बॉल की जो पोजीशन होगी वो उनका जो, अगर आप यहाँ से देखिए ये ऐसा नहीं कि एक आगे और एक पीछे, आप समझ गए बात। तो अब ये ट्रेन चली जा रही और ये दोनों बॉल्स अभी यहाँ रखी हुई है, बस समझ में। तो हमने आपको यहाँ पे तो बुक पे रख के दिखा दिया, ये बुक क्या है, ट्रेन का स्मूथ फ्लोर है और ये दोनों बॉल्स रखी हैं। बॉल आइडेंटिकल तो नहीं है, आइडेंटिकल इसलिए नहीं क्योंकि मटेरियल क्या है, अलग अलग है। हाँ, लेकिन क्या बोला इन्होंने, हाँ शेप और साइज ये सब क्या है, सेम है, मतलब वॉल्यूम भी सब सेम है। तो आपको थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस होगा कि रबर की डेंसिटी ज्यादा होती है कि आयरन की, बताइए। आयरन की ज्यादा होती है ना डेंसिटी, यानी कि आयरन का इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो एक बात थोड़ी समझ में आ रही है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। आई का मतलब क्या, इनर्शिया ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन व्हाट, इनर्शिया ऑफ रबर। ये बात तो थोड़ी आप लोगों को पता है, ठीक है। आप गूगल करके भी चेक कर लो, आयरन का शायद 7 पॉइंट समथिंग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, रबर का 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है डेंसिटी। तो इनर्शिया तो आपको पता चल गया, हाँ भाई आयरन का ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ये समझिए जरा कि देखिए इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली टू स्टॉप द ट्रेन। अचानक से ब्रेक लगा दी गई ट्रेन को रोकने के लिए, ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आती है। कह रहे हैं कि विल द बॉल्स स्टार्ट रोलिंग, क्या बॉल्स रोल करना स्टार्ट कर देंगी। आइए जरा चेक करते हैं यहीं पे, ठीक है। तो
इसमें चेक क्या करना है, शायद मैं चेक भी ना कर पाऊँ, मैं तो टेबल पे रख के चेक भी कर पा रहा था, बट वहां से कैमरे से दिखेगा नहीं। अब मान लो हम इसको ऐसा करके चला रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगेगी, तो ये दोनों तो चलती रहना चाहती है ना। ट्रेन पे ब्रेक लगी है, ट्रेन रुकेगी, ट्रेन की जो है ट्रेन तो स्टॉप हो जाएगा, बट ये जो दो बॉडी थी ये इनर्शिया के कारण पहले भी मोशन में थी और अभी भी ये मोशन में रहना चाहती हैं, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर मोशन में कहाँ थी, ये तो रेस्ट पे थी, ट्रेन के फ्लोर पे रुकी हुई थी। बच्चा बोलेगा नहीं, आप बाहर जाके देखिए ट्रेन से, है ना। अगर आप ट्रेन के सपोज बाहर खड़े हो तो ये आपको चलती हुई नजर ही तो आएंगी। मतलब हम जो अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो क्या ले रहे हैं, वो हम ट्रेन के बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अर्थ पे हम खड़े कहीं ट्रेन के बाहर, वहां से लेट अस अज्यूम कि हम ट्रेन के फ्लोर को देख पा रहे हैं, ऐसा कोई चश्मा है जिससे हम ट्रेन के अंदर देख पा रहे हैं। वैसे तो ट्रेन का फ्लोर बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा, पर फिर भी आप इमेजिन करिए, तो बॉल आपको चलती हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है भाई। ट्रेन चल रही, ट्रेन का फ्लोर चल रहा है, बॉल भी देखो चली तो रही है। आप तो वहां बैठे हुए अर्थ पे, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप वहां अपने घर में बैठे हुए तो इधर पे चल तो रही है, ठीक है। हाँ, ट्रेन में बैठा जाओगे आके तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, तब आपके लिए बॉल नहीं चल रही होगी, ठीक है ना। बट बाहर बैठे हुए आपके लिए ट्रेन चल रही है। देखिए अब इसको अगर अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो ये ट्रेन का फ्लोर तो रुक जाएगा, लेकिन ये दोनों बॉल अपने इनर्शिया के कारण अभी भी चलती रहना चाहती है। सोचो अगर कोई यात्री बैठा हो अंदर जो यात्रा कर रहा हो और ब्रेक लग जाए तो उसकी बॉडी कहाँ जाएगी, आगे। क्यों? क्योंकि बॉडी मोशन में थी और मोशन में ही रहना चाहती है। कल भी हमने आपको क्वेश्चन में बताया था, तो ये भी तो चलते रहना चाहते हैं। तो दोनों बॉल रोल कर जाएंगे आगे की दिशा में, रोल करते हुए आगे जाएंगी कि नहीं आएंगी? किसके कारण बताइए? इनर्शिया के कारण, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। मोशन में थी, मोशन में रहना चाहती हैं। तो ये बात तो हमको हाँ भाई समझ में आ गई। इन्होंने पूछा रोल करेगी कि नहीं, तो जवाब है हाँ करेगी। और कौन सी डायरेक्शन में करेगी, तो जवाब है सुनो, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी उसी डायरेक्शन में रोल करेगी। ऐसा नहीं कि ब्रेक लगने के बाद ट्रेन इधर जा रही थी और बॉल इधर रोल कर देगी, ना 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 ना। क्योंकि आप वहां से खड़े होकर जब देख रहे हो तो इसी डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी और बॉडी जो दो रखी हुई बॉल भी इसी डायरेक्शन में जा रही थी, तो ब्रेक लगने के बाद वो इसी डायरेक्शन में, क्योंकि जब हमको पढ़ाया गया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही थी उसी में चलना चाहती है तब तक जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका ना जाए। तो रोल तो ये करेंगी, और कौन से डायरेक्शन में करेंगी? जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है, ठीक। क्या इन्होंने यही क्वेश्चन हमसे पूछा है? कह रहा है कि विल द बॉल स्टार्ट रोलिंग, तो जवाब है क्या? यस। इसका जवाब है यस। इफ सो, अगर वो रोल करेंगी, इन विच डायरेक्शन, तो जवाब है क्या? इन द डायरेक्शन ऑफ द, यस, नहीं फॉरवर्ड कुछ नहीं, इन द डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन इन विच, यहाँ पे हमने देखिए लिखा हुआ है, आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज मूविंग, ठीक है। तो क्या लिखना है? इन द सेम, फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं होता है, हमें क्या पता कि, समझ लो, तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज, द ट्रेन, अभी नीचे साफ साफ आंसर मैंने किया हुआ है, ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। इन विच द ट्रेन इज मूविंग, ये बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि विल दे मूव विद द सेम स्पीड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, कह रहा है कि दोनों रोल तो करेंगी, लेकिन क्या दोनों सेम स्पीड से रोल करेंगी? तो अब देखिए, पता है क्या, बात समझिएगा, दोनों सेम स्पीड से रोल करेंगी कि नहीं करेंगी, पता है ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उनके इनर्शियल फोर्स पे, या उनके इनर्शिया पे डिपेंड करता है। आप इस तरीके से समझ लीजिए, दोनों बॉडी सेम स्पीड से चलेंगे, रोल करेंगी कि नहीं करेंगी, दोनों बॉल सेम स्पीड से रोल करेंगी कि नहीं करेंगी, ये उनके इनर्शिया पे डिपेंड करता है। सुनिए, अगर इनर्शिया दोनों का अलग अलग होगा तो दोनों के चलने की जो आदत होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है। देखिए, पहले मोटी मोटी बात समझ लीजिए, मैं आपको गहराई में ले जाऊंगा। मोटी मोटी बात ये है कि दोनों का इनर्शिया सेम नहीं है, इसलिए उनकी स्पीड भी सेम नहीं होगी। सुनो, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था कि दोनों की स्पीड सेम होगी कि नहीं होगी। उसने ये नहीं पूछा था आपसे कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। फिर भी किसकी स्पीड ज्यादा होगी किसकी कम, ये भी हम डिस्कस करेंगे, रुक जाओ। लेकिन पहले इनका हम जवाब दे देते हैं। ये हमसे क्या पूछ रहे थे? विल दे मूव विद सेम स्पीड, तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का इनर्शिया अलग अलग है, तो दोनों का इनर्शियल फोर्स अलग अलग होगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इनर्शिया अलग अलग है अगर, तो दोनों का मास क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो दोनों का इनर्शियल फोर्स अलग अलग होगा, तो दोनों की स्पीड भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है,
तो आइए पहले देखते हैं कि इतना आंसर हम कैसे लिखेंगे, ये जो इन्होंने पूछा। फिर हम थोड़ा सा डिस्कस आपसे और करेंगे कि कौन सी बॉल ज्यादा स्पीड से चलेगी, फास्टर चलेगी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था बताइए। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि जब ब्रेक लगा दी जाती है तो विल द बॉल्स स्टार्ट रोलिंग, तो हमने लिखा यस, कॉमा द बॉल्स स्टार्ट रोलिंग। फिर उन्होंने डायरेक्शन पूछी थी, तो हमने बोला इन द डायरेक्शन इन विच द ट्रेन वाज मूविंग। खत्म कहानी यहाँ तक की। अब आगे क्या पूछा है, कह रहा है इफ सो इन विच डायरेक्शन, ये तो बता चुके हैं। कह रहा है विल दे मूव विद द सेम स्पीड। तो अब हम आगे की कहानी थोड़ी लिखते हैं। हम लिखते हैं क्या, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द ट्रेन कम टू रेस्ट। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक जब हमने किया, ब्रेक्स लगाई तो ट्रेन तो रेस्ट में आ जाएगी, बट ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया मींस व्हाट, इनर्शिया ऑफ मोशन है दोनों बॉल में। वो चल रही थी तो चल नहीं चाहती है, तो वही हमने लिखा है ड्यू टू द इनर्शिया। ड्यू टू द इनर्शिया द बॉल्स ट्राई टू रिमेन इन मोशन। बॉल चलना ही चाहती होंगी, देयरफॉर दे बिगिन टू रोल, इसलिए वो रोल करेंगी। ठीक है, दिशा भी आपको पता चल गई, रोल भी करेंगी। ये सब कहानी खत्म हो गई। ठीक, अब क्या पूछा था, विल दे मूव इन द सेम स्पीड, तो जवाब है नहीं, नो नो। तो हमने फाइनली क्या लिखा है, thus the balls will move with different speed। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने इसका थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कारण के साथ। हमने बोला है क्या कि since the masses of the balls are not same, दोनों बॉल देखने में तो उनका शेप और वॉल्यूम सेम है, लेकिन इनका मास थोड़ी ना सेम है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, रबर और आयरन की अलग अलग होती है। ठीक है, तो since the masses of the balls are not same, therefore अब जब मासेस ही नहीं सेम है दोनों के, तो दोनों का इनर्शिया भी सेम नहीं होगा, तो देयर इनर्शियल फोर्सेस आर नॉट सेम। ठीक है, आप इनर्शिया लिख दीजिए एग्जाम में या इनर्शियल फोर्सेस लिख दीजिए, हालांकि इनर्शियल फोर्सेस इज अ वास्ट मीनिंग, आप जो लिखना हो लिख दीजिए। ठीक है, द इनर्शियल फोर्सेस आर नॉट द सेम ऑन बोथ द बॉल्स। ठीक है, तो thus the balls will move with different speeds। तो इतनी कहानी खत्म होगी, आपको फुल मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन फास्टर होगा। तो सुनिए, जवाब है रबर का बॉल फास्ट चलेगा। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में बात क्या है कि इन्होंने, देखिए अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली बच्चों ट्रेन का जो फ्लोर होगा वो इन्होंने स्मूथ बोल दिया है हमको, लेकिन पता है कितना भी स्मूथ फ्लोर हो, आप फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको समझाता हूँ, जरा समझिएगा। आप जब क्लास 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि जब कोई बॉडी मोशन करने लगती है ना, तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। आप वहाँ पे देखोगे दो तरीके के फ्रिक्शन पढ़ाएंगे आपको, दो तरीके के फ्रिक्शन फोर्स है, कि स्टैटिक होगा और एक काइनेटिक होगा। जब तक बॉडी जब चलने ही वाली होती है, जैसे यहाँ टेबल रखा है, हम उसको धक्का लगा रहे, भी नहीं चली, भी नहीं चली, भी नहीं चली, तो तब तक क्या काम करता है, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। जैसे ही बॉडी चल जाती है तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगता है। ठीक है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसको हम Fk से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, Fk से दिखाते हैं। ठीक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n। और n क्या होता है, ये n होता है नॉर्मल। n क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल आप लोगों को पता होना चाहिए, हालांकि आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। देखो नॉर्मल मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ठीक, अरे कोई भी बॉडी है, अब ये बॉडी को हमने इस पे रखा, तो इस बॉडी ने इसको दबाया, कितने फोर्स से दबाया, तो जवाब है इसका जो वेट है उतने ही फोर्स से तो दबाएगा। तो इसका वेट कितना है, m इंटू जी। अरे भाई वेट क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आप वेट निकालोगे, तो इसका mg काम करेगा, नीचे एक्शन रिएक्शन लगेगा, तो नीचे वाला भी इसको उतने ही फोर्स से ऊपर दबाएगा। यानी कि इसी डायग्राम को अगर हम आपको बोर्ड में बना के दिखाएं, तो बोर्ड में ये हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका, मान लीजिए कोई टेबल रखी हुई है। ठीक, अब टेबल पे कोई बॉडी रख दीजिए, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, अब ब्लॉक ने टेबल को दबाया कितने से, mg से। ठीक, तो हम बोलते हैं कि ये जो टेबल है, ये टेबल का जो सरफेस है, ये इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को भी एक फोर्स लगाएगा। ठीक, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो इस ब्लॉक की सरफेस पे ये टेबल एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को, क्योंकि ये 90 एंगल पे, मतलब इस ब्लॉक पे परपेंडिकुलरली ये फोर्स लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल N से दिखाते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और पता है ये नॉर्मल कितना होगा, तो जवाब है इतना ही होगा। यानी कि इस नॉर्मल की जो वैल्यू होती है, मैं ना बहुत ही डीप इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं एज अ क्लास 9 स्टूडेंट आपको, क्योंकि ये होता तो फिर बहुत कुछ आप क्लास 11 में जाओगे तो पढ़ोगे, बहुत ही टेक्निकली भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नॉर्मल किसके इक्वल होता है,
वेट के इक्वल होता है। तो आ जाइए, अभी हमने आपको बताया क्या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू ये म्यू लिखा है, म्यू उसको आप पढ़ोगे, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये एक तरीके का कांस्टेंट होता है दिए गए सरफेस के लिए, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ दी जाएगी, तो म्यू एक तरीके का कांस्टेंट आप ट्रीट करो, तो आप अगर इस कांस्टेंट को यहां से हटाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, नॉर्मल पे। अब जहां पर नॉर्मल ज्यादा लगेगा वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी बॉडी स्लो चलेगी। अब आप ध्यान से चेक करो, थोड़ा ध्यान से चेक करो, देखिए ये ट्रेन का फ्लोर था, कहाँ पे बनाए, यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि ये फास्टर और स्लोअर वाला जो फंडा है ना ये यहीं से क्लियर होगा। देखिए ये बॉल, ये फ्लोर है, हाँ। अब ये देखिए, अब मैं दो बॉल को एक जगह कैसे दिखा दूं, इसलिए मैंने फ्लोर को 2 बार बनाया है, ठीक है। तो ये आयरन का है, ठीक, और ये किसका है, रबर का है। अब मुझे ये बताओ आप, वेट किसका ज्यादा है, अरे जिसका मास ज्यादा होगा, है, बताओ किसका मास ज्यादा है, हाँ। तो आयरन जब यहां से चलने लगेगा तो वो लगातार यहाँ पे mg लगाएगा और रबर भी लगातार mg लगाएगा, ठीक। तो ये जो फर्श है इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगी और यहाँ पे भी नॉर्मल लगाएगी, बताओ किसका नॉर्मल ज्यादा होगा, सुनो, उसका नॉर्मल ज्यादा होगा, उस पे लगने वाला नॉर्मल ज्यादा होगा जिसका mg ज्यादा होगा, और जब उसका mg ज्यादा होगा इसका मास ज्यादा होगा। मास किसका ज्यादा है बताओ, आयरन का, अरे आयरन का वेट ज्यादा है, नॉर्मल ज्यादा लगेगा, और जिसका नॉर्मल ज्यादा होगा चेक करो उस पे फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स उस पे ज्यादा लगेगा। तो बताओ किस पे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, आयरन पे लगेगा कि नहीं लगेगा, और जब ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उस पे लगेगा तो वो धीरे चलेगा। इसलिए अगर एग्जाम में आपको आए क्वेश्चन की बताओ कौन तेज चलेगा, आ सकता है, तो जवाब है क्या, रबर वाली बॉडी, मतलब कि जिसका इनर्शिया कम होगा वो फास्ट चलेगा। इनर्शिया कम है तो मास कम है तो उसका वेट कम है, उसका वेट कम है तो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कम है। तो उस पर जब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है तो फटाफट चलेगा, हायर स्पीड से चलेगा, तो रबर फास्टर चलेगा। तो एनसीईआरटी एग्जामिनर ने आपसे क्यों नहीं पूछा कि कौन फास्टर चलेगा, क्योंकि एज अ क्लास 9th स्टूडेंट इस पे डिस्कशन करना भी बेकार है, क्योंकि आपने काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं पढ़ा है, ओके। तो आप देख लीजिए, इसको कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते थे कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें।